हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2016 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसेट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले पैसेज दिए गए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। पैसेज के अनुसार पहला क्वेश्चन में पूछा है कि पैसेज के अनुसार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नेंस के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि निगेटिव उसके इफेक्ट्स हैं, निगेटिव एक तरीके से फॉल आउट है। पहला ऑप्शन है इनएबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटीज, यानी कि सिविल सर्विसेज एक बैलेंस नहीं रख पा रही है इंटरनल और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटीज की। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि इन अदर वर्ड्स हाउ शुड इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बी रिकनसाइल्ड, उनको एक तरीके से कैसे लाया जाए, एक बैलेंस कैसे किया जाए। तो यहाँ पे दिया है कि द इशू इज वेयर टू ड्रॉ द लाइन हैव टिल्टेड इन फेवर ऑफ ग्रेटर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी in turn which expected to be external accountable so has not worked out। तो ये एक है, मतलब एक ही ये सही हो जाएगा। फिर लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू द ऑफिशियल्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिया है पूरे पैसेज में कि जहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड ऑल की बात की गई हो कि सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं है, सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं दी जाती। फिर लैक ऑफ प्रॉपर सर्विस बेनिफिट्स इन सिविल सर्विसेज, ऐसा भी नहीं दिया है। अबाउट बेनिफिट्स नथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पैरा, सो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। सो 2 और 3 जहां जहां पे है उसको निकाल दें, 2 3 एंड 2 3 4। सो भी 2 हमारे पास ऑप्शन में बचता है। तो यहाँ पे है फोर्थ वाले में लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू डिफाइन द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज विज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे जैसे दिया था कि नॉट totally subservient to the political executive but will have to strengthen the function in larger public interest, the issue is where to line, यही सेकंड पहले वाले का ही मतलब एक कंटिन्यूएशन है, हैज नॉट वर्कड आउट एंड ऑल। तो ये मतलब ये भी सही हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं है। ये यहाँ पे था ना कि the framers of constitution act envisaged that provisions of this safeguard would result in civil services that is not totally subservient to the political executive but will have to strengthen the function in larger interest, तो larger public interest। तो यानी कि ये सही हो जाएगा। सो यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये वाला है विद रेफरेंस टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार कौन कौन से एजम्पशंस किए जा सकते हैं, मतलब क्या क्या मतलब सोचा जा सकता है कि ये है, मतलब एक स्टेटमेंट हो सकता है ये इस पैसेज को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे दिया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज एन ऑब्स्टिकल टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज टू द सोसाइटी। यदि हम इसको यहाँ पे पढ़ें कि civil services to the political greater internal accountability of the services to the political leaders of the day, यानी कि जो ग्रेटर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, लोगों के प्रति ना होके एक सिविल सर्विसेज के प्रति हो गई है। तो जो कि मतलब उनके प्रति ही मतलब टिल्ट हो गई है एक तरीके से। ये यहाँ पे है ना कि हैव टिल्टेड इन द फेवर, सो एक बैलेंस रहना चाहिए था। सो हैव टिल्टेड इन द फेवर ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो यानी कि ये सही हो गया। फिर दूसरा है इन द प्रेजेंट फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पॉलिटी द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नो लॉन्गर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी। यहाँ पे दिया तो है कि हु इन टर्न आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटर्नली अकाउंटेबल टू द सोसाइटी एट लास्ट थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अकाउंटेबिलिटी तो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो ये गलत हो जाएगा। ये विल बी द राइट आंसर। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज, एक पैसेज के अनुसार कौन सा मैसेज एक दिया जा सकता है, मतलब क्या निकल के आता है, इम्प्लीकेशन इसका। सिविल सर्विसेज आर नॉट अकाउंटेबल टू द सोसाइटी दे आर सर्विंग, अभी तो दिया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की बैलेंसिंग करनी है, मतलब वो बैलेंस नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो ये गलत हो जाएगा। एजुकेटेड एंड इनलाइटेंड पर्सन्स आर नॉट टेकिंग अ पॉलिटिकल लीडरशिप, ऐसी कोई बात नहीं करी गई है कि एजुकेटेड एंड इनलाइटेंड पर्सन आर टेकिंग और नॉट टेकिंग अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, तो ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। द फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एनविसाज द प्रॉब्लम्स बीइंग एनकाउंटर्ड बाय द सिविल सर्विसेज, नहीं ऐसा भी नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे दिया था कि framers of the constitution has envisaged that provisions of the safeguard would result in a civil services that is not totally, मतलब political executive के एक तरीके से उनके सब बन के काम नहीं करेंगे, उनके जूनियर बन के काम नहीं करेंगे, बल्कि उनके हाथ को मजबूत करेंगे, एक फंक्शन को मजबूत करेंगे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जिससे लोगों का भला हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई नहीं दिया है कि प्रॉब्लम्स को फेस किया था या नहीं किया था। फिर ये है देयर इज अ नीड एंड स्कोप फॉर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज, बिल्कुल यही तो दिया था कि हाउ शुड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बी रिकनसाइल्ड एंड ऑल।
तो यहाँ पे दिया था कि सम स्पेशल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी टू सिविल सर्विसेज, ये एक नेल है, ठीक है। रिव्यूड 311 एंड 312 शुड बी रिव्यूड एंड रेगुलेशंस फ्रेम टू द प्रपोज्ड सिविल सर्विसेज बिल एंड ऑल। तो ये सारे, इसका मतलब यही हुआ है कि मतलब यही इम्प्लाई कर रहा है कि नीड एंड स्कोप है, मतलब जरूरत भी है और उसमें किया भी जा सकता है रिफॉर्म्स अकाउंटेबिलिटी के लिए। फिर दिया है अकाउंटेबिलिटी फोर्थ वाले में कि अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से मेथड नहीं है जो कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्विसेज के इंटरनल यानी कि अंदर, उनके अंदर ही, मतलब एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो वो अकाउंटेबिलिटी को नहीं करता हो, ठीक है। तो बेटर जॉब सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स ये तो करता है, ठीक है। तो ये तो है, यहाँ पे दिया था पैसेज में सुपरविजन बाय सेंट्रल सीवीसी, ये क्या दिया था यहाँ पे कि सीवीसी द्वारा कहाँ पे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इज सॉट बी अचीव बाय इंटरनल मॉनिटरिंग ऑफिशियल सुपरविजन बाय सीवीसी, ओके, सीवीसी, फिर कैग, ओके, फिर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। तो ये सारी जो चीजें यहाँ पे दिया था, जॉब सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स, ओके, स्पेशली द सिविल सर्विसेज, तो यानी कि इससे वाला ये दोनों राइट होता है और ये भी राइट होता है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी इसमें दिया था, ठीक है, ये वाली लाइन में जुडिशियल रिव्यू, जॉब सिक्योरिटी एंड है ना सीवीसी एंड ऑल दिया था, तो ये भी सही हो गया। सीकिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू एनहांस पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब ये तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई है थ्रू तो पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ पे जैसे दिया था कि पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द डे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटर्नली अकाउंटेबल टू द सोसाइटी एट लार्ज थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। तो यानी कि ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी की बात कही है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करी गई है, तो यानी कि ये सही हो जाएगा क्योंकि नॉट मीन्स पूछा था, नॉट ए मीन्स फॉर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछा था, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पूछा था। फिर ये वाला ऑप्शन हो गया, पैसेज हो गया फिफ्थ वाले में कि इस पैसेज के अनुसार कौन कौन सा मतलब एजम्पशन वायलेट किया जा सकता है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर रिलीजियस ट्रेडिशंस, अब ये जैसे दिया है कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम आवर रिलेशनशिप टू दिस डिविनिटी और प्रिंसिपल एंड इम्प्लीकेशन इट हैज ऑन आवर फर्दर रिलेशनशिप ऑन अदर रिलेशनशिप, तो यानी कि ये सही हो गया। फिर ह्यूमन बींग्स कैन बी ड्यूटी बाउंड ओनली इफ दे बिलीव इन गॉड, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं दी गई है कि ड्यूटी बाउंड होंगे यदि गॉड पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, सो ये तो नहीं होगा, सो ये नहीं होगा। रिलीजियस ट्रेडिशंस आर एसेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड जस्टिस, जस्टिस ये जैसे दिया था यहाँ पे फॉर जस्टिस टू बी प्रैक्टिस्ड वर्च्यू राइट्स एंड ड्यूटीज कैनॉट रिमेन फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शंस, तो उन्हें कम्युनिटी में ग्राउंड किया जाना चाहिए, कॉमन यूनिटी में रहना चाहिए, ठीक है, कॉमन यूनियन मतलब एक साथ रहना चाहिए, एक बॉन्ड बना के। तो इवन दिस एज अ पर्सनल वर्च्यू दिस सॉलिडारिटी इज एसेंशियल, ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिडारिटी को इसेंशियल माना है, ठीक है, नॉट रिलीजियस ट्रेडिशंस को, ठीक है, तो यानी कि ये रिलीजियस ट्रेडिशंस की जगह पे सॉलिडारिटी रहता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, पर चूंकि यहाँ पे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सो 1 विल बी करेक्ट, 2 3 रॉन्ग, सो 1 विल बी द ऑप्शन आंसर। फिर पैसेज के अनुसार क्रक्स क्या है पैसेज का, सो आवर ड्यूटीज टू वन अनदर डिराइव फ्रॉम अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया गया है रिलीजियन ट्रेडिशंस का, धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक ट्रेडिशंस का, ठीक है। सो हैविंग रिलेशनशिप टू द डिवाइन प्रिंसिपल इज अ ग्रेट वर्च्यू, यहाँ पे जैसे ग्रेट वर्च्यू की जो बात की गई है वो ये है कि इवन एज अ पर्सनल वर्च्यू दिस सॉलिडारिटी, कौन सी सॉलिडारिटी, ये कम्युनियन की, एक साथ, ठीक है, कॉमन यूनियन की, एक तरीके से यूनिटी की, तो ये इसकी बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 ये भी गलत था, मतलब ये मैंने सही कर दिया था, गलत है ये, ठीक है। बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रूशियल टू डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी, ये जैसे दिया था कि दिस वाले में कि दिस करस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रिटिकल टू एनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जस्टिस, तो यानी कि ये क्रक्स है पैसेज का, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आते हैं एक एलआर का क्वेश्चन है, 7th वाला, ए 8 ऑरेंजेस, इसमें दिया है कि अलग अलग लोग थे, मतलब ABCD, वो अलग अलग फ्रूट्स को खाए और उनमें से बी और सी बीमार पड़ गए, ठीक है, तो यानी कि अब अलग अलग फ्रूट्स खा रहे हैं तो कुछ ना कोई फ्रूट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तभी तो एक दो बीमार पड़े हैं बी और सी। तो इसमें क्या है कि अलग अलग फ्रूट्स खाए हैं तो हमें इसमें पता करना पड़ेगा कि कॉमन कौन सा फ्रूट खाए, ठीक है, दोनों अलग अलग खाए वो ठीक है, लेकिन इनमें से कॉमन कौन सा फ्रूट खाया उसी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यही पूछा है इसमें कि कॉज ऑफ सिकनेस कौन सा फ्रूट है, यानी कि कॉमन पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ए 8 ऑरेंजेस, एक टेबल बना लेंगे, ए 8 ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल, ए ने अंगूर और पाइनएप्पल खाए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे
यहाँ पे एडिट कर दिया, ऐड कर दिया। बी एट ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, बी ने अंगूर और ऑरेंजेस खाए, संतरे खाए। सी एट ऑरेंजेस पाइनएप्पल एंड एप्पल, तो यानी कि सी ने संतरे पाइनएप्पल और सेब खाए, ठीक है। डी ने ग्रेप्स एप्पल और पाइनएप्पल खाया, डी ने ग्रेप्स एप्पल और पाइनएप्पल खाए, ठीक है। अब पूछा है कि बी और सी बीमार पड़ गए, यानी कि बी और सी, यानी कि ए को तो काट दो, मतलब ए इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हमें लिखने की भी यहाँ पे जरूरत थी नहीं वैसे, ठीक है। तो ए बी को काट दो। फिर पूछे बी और सी बीमार पड़ गए, बी सी में कॉमन ढूंढो कौन कौन से खाया। ग्रेप्स खाया, नहीं नहीं, सी ने ग्रेप्स नहीं खाया। ऑरेंजेस खाया, हाँ, सी ने भी ऑरेंजेस खाया और बी ने भी ऑरेंजेस खाया, ठीक है। यानी कि ऑरेंजेस ही प्रॉब्लम है, सो डी विल बी द आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला है कि एक चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें तो पूछा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन एक सही हो सकता है, सही है, ठीक है। सही हो सकता है, सही है नहीं, सही हो सकता है, मैं बैठू। तो द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज हो रही है ऐसे, ठीक है। द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू, यानी कि डेथ रेट सपोज ऐसे जा रही है, ठीक है। डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर, तो बर्थ रेट थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे ऐसे मतलब जा रही है, ठीक है। फिर ये दिया है बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट जो है वो कम हो रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू डेथ रेट। फिर रूरल अर्बन माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस रेगुलरली इन द कंट्री, रेगुलरली क्या है, यानी कि मान लेंगे कि एक निगेटिव सेंस है, मतलब बैलेंस है, ठीक है। तो यानी कि सपोज इधर से जितना जा रहा है उधर से उतना ही नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये सपोज रूरल के ग्राफ है, तो ये अर्बन का ग्राफ हो गया, ठीक है। एक तरीके से मतलब बैलेंस है, यहाँ पे जैसे इतने हैं तो यहाँ पे 0 है, यानी कि यदि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 है, मतलब यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ऐसे मतलब, ओके ओके। सो यानी कि ये यदि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1 है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 है, ऐसे। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन, कहाँ पे? ये तो रेगुलरली दिया था ना, मतलब बैलेंस हो जाता है एक तरीके से, मतलब श्योर शॉट नहीं दिया था, तो ये गलत हो गया। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइनिंग डेथ रेट ओनली, नहीं, अब कैसे कह सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डेथ रेट को डिक्रीज होने पे हो रही है, बर्थ रेट को भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा ना, तो ये भी गलत हो गया, ये ओनली वाला प्रॉब्लम दे गया यहाँ पे। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन बर्थ रेट ओनली। अब बताओ, यदि बर्थ रेट इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, मानो बर्थ रेट सपोज 10 था, 15 हो गया, 20 हो गया, और डेथ रेट डिक्रीज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो डेथ रेट डिक्रीज ही नहीं हो रहा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ही ना, और डेथ रेट सपोज डिक्रीज होने लगा तो मतलब मानो 50 बर्थ रेट हुआ, मतलब 50 बच्चे पैदा हुए एक टाइम फ्रेम में, और सपोज 40 डेथ्स हो गई, तो यानी कि पॉपुलेशन तो 10% ही रहेगी ना, मतलब 10% का ही इंक्रीज हुआ। एंड यदि वो डेथ हुई नहीं, सपोज 40 हुई नहीं डेथ रेट, है ना, 50 बर्थ रेट है और डेथ रेट ऑलमोस्ट 10 है, 5 है, 15 है, तो पॉपुलेशन उसमें इंक्रीज होगा ना, मतलब 80-85 के ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दिया है द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन डेथ रेट देन इन बर्थ रेट, बिल्कुल। अब पॉपुलेशन ग्रोथ तब होगी, नेट पॉपुलेशन ग्रोथ, जब पॉपुलेशन बर्थ रेट तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये वाला ग्राफ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ नहीं हो रहा है, ये ग्राफ है तो ऐसा वाला है थोड़ा सा, मतलब ठीक है, कि ऐसे 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 मतलब जा रहा है, यानी कि डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है, देन इन बर्थ रेट, ओके। तो डेथ रेट में कमी आई है और एज कंपेयर टू बर्थ रेट, ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब ये दिया है एक एक्स पर्सन है, वो ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन जो रोड्स हैं वो या तो नॉर्थ साउथ जाती है या ईस्ट वेस्ट जाती है, यानी कि सपोज ये यहाँ पे है तो ये बस ऐसी रोड्स है, या तो ईस्ट वेस्ट है या फिर नॉर्थ साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है डिस्टेंस है 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, पैरेलल चल रही हैं, ठीक है, फॉर्मिंग ए ग्रिड, यहाँ पे जैसे दिया था फॉर्मिंग ए ग्रिड, ओके। और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब मान लेंगे यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वैसे ही यहाँ पे मतलब एक तरीके से ग्रिड बनाया हुआ है। तो एक पर्सन एक्स है, उसने दो एक इंटरसेक्शन, दो रोड्स के इंटरसेक्शन, यानी कि दो रोड्स ऐसे जब मुड़ रहे हैं ऐसे,
ठीक है। तो वहां से एक पॉइंट ऑफ से स्टार्ट करता है, वो 3 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। 3 किलोमीटर यानी कि ये सपोज 1 किलोमीटर का था ना डिस्टेंस, तो यानी कि ये 1 किलोमीटर हो गया। ओके, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर नॉर्थ गया। ठीक है, अब दिया है कि 3 किलोमीटर वेस्ट भी गया, यानी कि 3 किलोमीटर वेस्ट भी गया, 1 2 3। अब दिया है कि 4 किलोमीटर साउथ गया, यानी कि यहाँ से 1 2 3 एंड 4। अब पूछा है कि विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड। अभी रूट को वापस रिपीट नहीं करना है, मतलब ये जहां से आया ना वहां से इसे नहीं जाना है ऐसे करके। ठीक है, तो अब बचता क्या है, बस यही एक ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन है, बस एक ही बचता है ये। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये 3 किलोमीटर था तो ये भी 3 किलोमीटर ही होगा, एंड ये 4 किलोमीटर आ गया है ना, लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर ही था, तो यानी कि ये भी 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 4 - 1 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर ये नॉर्थ जाएगा, यानी कि ये वाला 1 किलोमीटर नॉर्थ, एंड 3 किलोमीटर ईस्ट जाएगा, यानी कि ये 3 किलोमीटर ऐसे जा रहा है, 1 2 3 किलोमीटर, और ये ऐसे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे। ये वाला एक एक्स्ट्रा बना दिया था, लेकिन चूंकि ये रोड रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको या तो आप यहाँ पे तो नहीं रखोगे ना, तो यहाँ पे या तो ऐसे जा सकते हो, है ना, या फिर ऐसे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे या फिर ऐसे जा सकते हो। अब डिस्टेंस उतना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ से भी जा रहे हो, ठीक है, तो यानी कि ये 1 किलोमीटर ईस्ट हो गया, ये 1 किलोमीटर नॉर्थ हो गया, फिर ये 1 किलोमीटर ईस्ट 1 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि 1 1 1 3 किलोमीटर ईस्ट 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो यानी कि ये सही जवाब हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वी शैल गो इधर फॉर अ पिकनिक और फॉर अ ट्रैकिंग, मतलब या तो हम पिकनिक जाएंगे या ट्रैकिंग जाएंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यदि ये सच हुआ तो ये क्लेम को फॉल्सिफाई कर देगा, मतलब ये क्लेम झूठ हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जैसे लिख देंगे कि पिकनिक है, ठीक है, और ट्रैकिंग है, तो या तो हम दोनों जा सकते हैं, या तो हम पिकनिक जा सकते हैं या ट्रैकिंग जा सकते हैं। ठीक है, आइदर वी शैल गो इधर फॉर अ पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। ठीक है, दोनों नहीं जा पाएंगे, यानी कि ये वाला ना, ये इसमें जीरो है। ठीक है, ये यहाँ पे जीरो है। ओके, ये जीरो हो गया, तो इसमें से वी गो फॉर अ पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग। तो ये तो सही है ना कि पिकनिक जा रहे हैं और ट्रैकिंग नहीं जा रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो ये तो सही है, ये फॉल्सिफाई नहीं करेगा। एक्टिविटीज सच एज पिकनिक एंड ट्रैकिंग आर इनकरेज बाय पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। अब यहाँ पे नहीं दिया है हेल्थ अथॉरिटीज एंड ऑल के बारे में, तो ये भी मतलब सही हो गया एज पर द, है ना। तो ओके, तो वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड नॉट फॉर पिकनिक, अगेन ये इसी का रिपीटेशन है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। वी डू नॉट गो इधर फॉर ए पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। अब यहाँ पे दिया था कि या तो हम पिकनिक जाएंगे नहीं तो ट्रैकिंग जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि या तो हम दोनों नहीं जाएंगे, पिकनिक भी नहीं जाएंगे ट्रैकिंग भी नहीं जाएंगे। तो यानी कि ये सही हो गया, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इसको फॉल्सिफाई कर सकता है, यानी कि ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि हम दोनों में से कोई एक तो जाएंगे, पिकनिक जाएंगे या ट्रैकिंग जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। फिर यहाँ पे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है कि 50 फैकल्टी मेंबर्स है, 30 मेल्स है एंड बाकी फीमेल्स है। अब यहाँ पे पहले निकाल लो ऐसे, 30 मेल्स है 50 टोटल है, यानी कि फीमेल्स 20 होंगी। अब यहाँ पे दिया है कि कोई भी मेल जो फैकल्टी मेंबर है उसको म्यूजिक नहीं आती थी। ठीक है, उसको गाना वाना गाने नहीं आता था, उसको इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने नहीं आते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लेकिन काफी सारी फीमेल जो फैकल्टी मेंबर्स थी उनको ये गाना गाने और ये ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह करने आता था, प्ले करने आता था। सो यहाँ पे लिख देंगे कि 0 मेल न्यू म्यूजिक। ओके, यानी कि 30 में से एक भी नहीं जानते थे। फीमेल मेनी, अब मेनी का क्या मतलब है, मेनी का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा, राइट, 3 या 3 से ज्यादा। तो यानी कि 3 से ज्यादा, यानी कि टोटल 20 है, यानी कि 3 से 20 के बीच में कितनी भी हो सकती हैं, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया है। ठीक है, तो द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन का हेड था, मतलब प्रिंसिपल था या मैनेजर था, ठीक है, चीफ जो था, ठीक है, तो उसने उन्होंने 6 फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया लॉट के द्वारा, एक लॉटरी निकाली गई एक चाय पार्टी में। ठीक है, लॉटरी निकाली गई चाय पार्टी के लिए, तो उसमें 6 फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया। तो वहां पे देखा गया कि वहां पे किसी को भी म्यूजिक नहीं आती थी, है ना। तो यहाँ पे दिया है कि क्या कंक्लूजन है इसका, द पार्टी कंप्राइज मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली। अब ये देखिए तो पहले वाला जो कंडीशन था ना कि 0 मेल न्यू म्यूजिक, तो ये तो ऊपर ऊपर से तो सही लग रहा है कि हाँ मतलब ये तो सही हो जाएगा,
पर ये भी तो देखो ना कि फीमेल मीनिंग न्यू म्यूजिक, सारी फीमेल्स को नहीं आते थे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्टी है वो सिर्फ मेल फैकल्टी मेंबर्स को ही वो पार्टी में होंगे। फीमेल भी हो सकती हैं जिनको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर म्यूजिक का करने नहीं आता था, गाना वाना नहीं आता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने नहीं आता था, तो ये गलत हो गया। द पार्टी comprised ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग्स म्यूजिक। अब ये इसका अपोजिट दिया हुआ है कि उन फीमेल मेंबर्स को ही बुलाया गया था उस पार्टी में जो कि म्यूजिक में उनकी मतलब कोई ऐसी मतलब ये मतलब वो म्यूजिक को प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। नहीं, मेल भी हो सकते हैं, राइट। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दिया है पार्टी कंप्राइज बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स, क्या पता सिर्फ मेल हो, क्या पता सिर्फ फीमेल हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब हम सूट वाला नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मतलब होगा ही होगा, हम ऐसे पूरे दावे के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो या तो सिर्फ 30 मेल्स होंगे, 30 में से 6 मेल्स कर लिए होंगे, या फिर जो 20 में से फीमेल्स हैं जिनको म्यूजिक नहीं आती सिर्फ उन्हें कर लिया हो। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, या फिर दोनों ही होंगे, ठीक है। अभी हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते इसमें, तो ये भी गलत हो गया। फिर नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी, यही है कि हम कुछ कह नहीं सकते, या तो 30 मेल हो सकते हैं, मतलब 30 के 30 मेल्स में से 6 लोग हो सकते हैं, या फिर जो फीमेल्स जिनको म्यूजिक में रेंडरिंग नहीं आती, म्यूजिक प्रैक्टिस नहीं कर पाती, उनमें से हो सकती हैं 6 की 6, या फिर मिक्स हो सकता है 2 3 2 4, है ना, या फिर 3 3, या फिर 1 5, है ना, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है इसमें। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया है एक राउंड टेबल है, सपोज एक राउंड टेबल हमने बना लिया यहाँ पे। एवरी चेयर स्पेस्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर, सबके मतलब जो चेयर है ये डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये वाली सेम है डिस्टेंस, है ना, ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये वाले डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि सेम नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब चेंज हो सकता है, पर हम मान लेंगे, ठीक है, हमें यहाँ पे स्केलिंग नहीं करनी। तो सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट और पीछे वाली बात होती है ना, लेफ्ट या फिर राइट या फिर नेक्स्ट या फिर बिहाइंड, तो हम सिर्फ एक ही साइड में जानी चाहिए, ठीक है। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं ऐसे करके तो हम सिर्फ ऐसे जाएं, और यदि हम क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं तो सिर्फ ऐसे जाएं। ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट नहीं है, इसका दूसरा अरेंजमेंट भी बन सकता है यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तो। अब यहाँ पे दिया है सी इज सीटेड नेक्स्ट टू, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे दिया है सी इज सीटेड नेक्स्ट टू है, या मैंने यहाँ पे ना एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो सी ए से यानी कि ए के आगे बैठा हुआ है सी, तो हमने मान लिया यहाँ पे सी आगे बैठा हुआ है ए के। ओके, ये ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। अब ए जो है यहाँ पे 2 सीट आगे बैठा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे नहीं, 2 सीट आगे बैठा है, यानी कि 2 सीट इसके पीछे, ए के पीछे डी है, यानी कि एक, ठीक है, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे 2, यानी कि 2 सीट पीछे डी बैठा हुआ है, यानी कि डी यहाँ पे हम कर लेंगे। तो डी और सी हो गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है कि बी ए के आगे नहीं बैठा है, ठीक है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, यानी कि बी जो है वो ए के आसपास नहीं बैठा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो है ना यहाँ पे बी नहीं होगा, तो बी कहाँ पे होगा, 5 ही जगह थी, 2 भर गई है, ए पे खुद बैठा है, एक पे बैठ नहीं सकता, तो बी यहाँ पे बैठेगा या बैठेगी। ओके, तो बी विल बी। अब ये इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी बी के नेक्स्ट बैठा है, बी डी के नेक्स्ट बैठा है, ठीक है, तो करेक्ट है। ओके, ऐसे करके जाए तो ओके, तो बी डी साथ में बैठा है, करेक्ट। ई सीटेड नेक्स्ट टू ए, यानी कि ई जो है वो ए के नेक्स्ट में बैठा है, यानी कि ऐसे ये ई के नेक्स्ट में बैठा है, करेक्ट है। बी डी के नेक्स्ट में बैठा है, तो ये भी सही हो गया। डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स, डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स, यहाँ पे तो एक भी सीट नहीं दिख रही है, ठीक है ना, पास पास बैठे हैं एकदम, ठीक है, तो यानी कि ये गलत हो गया। तो 1 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 5 हॉबी क्लब्स हैं, फोटोग्राफी, याटिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डनिंग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि 3rd ईयर, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, फोटोग्राफी सेम मतलब एक है, हमने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियोस में यदि कुछ देखे तो, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल 5 ग्रुप्स मीट ऑन सेम डे विद इन 180 डेज, तो यानी कि 5 हॉबी क्लब्स हैं अलग अलग, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन मिलते हैं, छठे दिन, तो 180 दिन के दौरान कितने बार मिलेंगे, ठीक है। तो कितनी बार मिलने का है ना, तो एलसीएम निकालेंगे हम, किसका, 2nd डे का,
थर्ड डे का, क्योंकि मिलने तो चाहिए ना, कितनी बार मिल रहे हैं ये हमें देखना है, पर मिल कितने दिन पर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ के 2 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 1 हो जाएगा, ये 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 6 डिवाइड होगा 3 से, फिर 2 डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, 5 डिवाइड करेंगे तो 5 वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 5 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि हर 60 दिन पे ये लोग मिलते हैं। ठीक है, पांचों ग्रुप्स जो हैं वो उसी दिन पे हर 60 दिन पे मिलते हैं। अब यहाँ पे दिया है 130 दिन में कितनी बार मिलेंगे, तो यानी कि जो 80 है उसको 60 से डिवाइड कर दो, जितने दिन पे मिल रहे हैं उतने, तो 180 डिवाइड बाई 60, तो ये हो गया 3। 3 आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देयर आर सम नेक्टर बेस्ट फील्ड फ्लावर्स, है ना, कुछ फ्लावर्स हैं ट्रीज पे, और कुछ बीज हैं जो कि उस पे ऊपर चल रही हैं, मतलब हावर कर रही है एक दूसरे। यदि एक भी फ्लावर पे चलती हैं तो, है ना, तो एक एक बी हर फ्लावर पे चलती है, हर फ्लावर पे एक एक बी चलती है, तो एक बी लेफ्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। इफ 2 bees लैंड ऑन ईच फ्लावर, 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, यदि 2 bees फ्लावर पे बैठ गई तो एक फूल छूट जाएगा। तो कितने फ्लावर्स और कितने बीज हैं, अब ट्रायल एंड एरर से करते हैं कि 2 एंड 4, जैसे 2 फ्लावर्स हैं और 4 बीज हैं, तो अब यहाँ पे दिया है इफ 1 bee लैंड्स ऑन ईच फ्लावर 1 bee विल बी लेफ्ट आउट, तो यानी कि फिर 2 एंड 3 होना चाहिए, है ना। यदि बी 2 ही फ्लावर है और एक को छोड़ना भी है तो यानी कि 3 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बीज छूट रही हैं, तो ये गलत हो गया। फिर 3 एंड 2, यानी कि 3 फ्लावर्स हैं 2 बीज हैं, अब ये तो अपोजिट हो गया, है ना, कि तीन तीन भी फ्लावर्स हैं और 2 बीज हैं, पर एक बीज छोड़ना भी तो है ना, तो ये भी गलत हो गया। फिर 3 एंड 4, यानी कि 3 फ्लावर्स हैं एंड 4 बीज हैं, तो यदि हम इसको लें कि 3 फ्लावर्स है, सपोज 1 2 एंड 3, एंड बीज कितनी है 4, यहाँ पे एज पर दिस, तो हर फ्लावर पे एक एक बी बैठती है, सपोज ये ए बी यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, बी बी यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, और सी बी यहाँ पे बैठ गई, तीसरी वाली बी यहाँ पे बैठ गई, तो एक बी लिफ्ट हो रही है ना, चौथी वाली, तो ये तो पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये 2 बी लैंड कर रही है फ्लावर पे, तो एक फ्लावर छूट जाएगा, यानी कि ये सपोज ये 2 3 फ्लावर है, अब ये बोल रहा है 2 बी कर रही है, यानी कि 4 फ्लावर्स है ना, तो 2 बीज जो है ना, हर फ्लावर पे कर रही है, तो यानी कि इस पे 2 बी बैठ रही है, एक और फिर 2, और इस पे भी 2 बैठ रही है, यानी कि एक और फिर 2, तो 4 हो गया, और एक फ्लावर छूट रहा है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि 5 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है, यानी कि सीरियसली लेना पड़ेगा इसे। 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 12.5 मार्क्स। ओके, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी कि 5 2 जा 10 एंड 12.5। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि कंसीडर फॉलोइंग, क्वेश्चन को कंसीडर करना है। यहाँ पे दिया है 5 लोग हैं, यानी कि एक टेबल बना लेंगे PQRST का, फिर ग्रुप में एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो अभी कुछ काम नहीं है इसमें। यहाँ पे दिया है P एंड S आर अनमैरिड, तो यहाँ पे लिख देंगे P अनमैरिड है एंड S अनमैरिड है, यानी कि ये कपल फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, T इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, जो T है वो मैरिड है एक ग्रुप मेंबर से, यानी कि T है एक मैन है, तो यानी कि मेल है जो कि मैरिड है एक फीमेल मेंबर से, एक मेंबर से। ठीक है, तो Q इज द ब्रदर ऑफ P, यानी कि Q है वो ब्रदर ऑफ P है। ठीक है, Q है वो P का भाई है, तो P बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, तो इसके लिए हम सिबलिंग लिख देंगे, सिबलिंग ऑफ Q। ओके, ब्रदर यहाँ पे नहीं दिया है P इज ब्रदर ऑफ Q, यहाँ पे दिया है Q इज ब्रदर ऑफ P, तो बहन भाई दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे दिया है कि वो डॉक्टर भी नहीं है और आर्टिस्ट भी नहीं है। ठीक है, जो क्यू है वो डॉक्टर नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, यानी कि डॉक्टर नहीं है और आर्टिस्ट भी नहीं है।
तो डॉक्टर और आर्टिस्ट दोनों नहीं है, तो यानी कि ये लॉयर हुआ, है ना, क्योंकि तीन ही प्रोफेशन दिए गए हैं, है ना। वो भी इसलिए बिकॉज ये दोनों तो स्टूडेंट हो गए ना, पी और एस, तो ये तो प्रोफेशन में ही नहीं आएंगे कुछ, और तीन प्रोफेशन दिया है। अब क्यू को बोल रहा है कि ना आर्टिस्ट है ना डॉक्टर है, तो लॉयर हो गया। ओके, ठीक है। तो अब है कि ये ब्रदर है, मेल है, तो टी से तो मैरिड नहीं हो सकता, क्योंकि टी मैन है, मैरिड है, एक मेंबर से, तो यानी कि, है ना। तो आर में जो एस और एस अनमैरिड ही है, ओके, और क्यू मैरिड हो नहीं सकता, तो बचा कौन? पी क्यू एस अनमैरिड है, क्यू मैरिड है नहीं, तो बचे कौन? आर। ठीक है, तो आर यानी कि मैरिड टू टी, यहाँ पे लिख देंगे आर फीमेल मैरिड टू टी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है आर इज नॉट डॉक्टर, आर डॉक्टर नहीं है, ठीक है, और क्यू लॉयर है, आर डॉक्टर नहीं है, तो यानी कि आर आर्टिस्ट है, तीनों प्रोफेशन है। अब यानी कि अब यहाँ पे दो का प्रोफेशन दे दिया, तो मैन मैरिड टू मेंबर यानी कि टी इज डॉक्टर, क्योंकि एक यहाँ पे लॉयर बन गया, ये आर्टिस्ट है, आर आर्टिस्ट है, ठीक है, ये दोनों अनमैरिड स्टूडेंट ही है, तो टी डॉक्टर हो गया। अब बोला है हु इज द डॉक्टर, ये अभी हमने यहाँ पे फाइंड करा, टी इज अ डॉक्टर, तो टी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर हु इज द आर्टिस्ट, अभी यहाँ पे हमने देखा आर इज एन आर्टिस्ट, तो ये हो गया आर इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, ये सी। हु इज द स्पाउस ऑफ आर, आर का स्पाउस कौन है, ठीक है, की आर की का हस्बैंड कौन है, तो यानी कि आर और टी, अभी हमने यहाँ पे देखा कि, है ना, तो टी हो गया करेक्ट। हु इज द लॉयर, लॉयर कौन है, यहाँ पे दिया था कि डॉक्टर और आर्टिस्ट दोनों नहीं है, तो क्यू लॉयर हो गया, तो क्यू विल बी द लॉयर। अब यहाँ पे दिया है इसमें से कौन सा डेफिनेटली पड़ोसी है। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे टी में मैन नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैन नहीं होगा, ठीक है, ओके, मैन ने दिया था ना, तो स्पाउस इसके लिए बोलेंगे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ नहीं, स्पाउस बोलेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वैसे भी इसमें ऑप्शन में दिया नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन, तो ये हो भी सकता है मैन, ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे टी मैन दिया था, ओके, तो टी इज अ मैन दिया था, ये गलत है, मतलब सी सही है, टी सही है, ठीक है। तो पी एस क्यू, तो यहाँ पे अनमैरिड स्टूडेंट सिबलिंग ऑफ क्यू, यहाँ पे ब्रदर दिया था, तो यानी कि ये सिस्टर भी हो सकती है, तो इसके लिए ये रेस से बाहर गई। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पता है अनमैरिड स्टूडेंट, यानी कि ये लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं। क्यू यहाँ पे जैसे दिया था, ये वाली लाइन में देखो, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, यानी कि पी का भाई है, यानी कि ये मेल हुआ, ओके, तो यानी कि ये होगा सी वाला करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक ऑर्डर है 19,000 क्वांटिटी का, एक प्रोडक्ट का, एक कस्टमर से, मानो मैंने मुझे एक होलसेल का दुकान खोलनी है, मैंने बोल दिया कि 19,000 पेन मेरे को ला के दे दो, मेरे को होल बच्चों को बेचना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर मेरे को दान करना है, ठीक है, मान लो ऐसा हाइपोथेटिकल। तो 19,000 क्वांटिटी के मैंने ऑर्डर कर दिया, और जो फर्म है वो 1,000 क्वांटिटी डेली प्रोड्यूस करती है, यानी कि डेली वो 3,000 1,000 पेन्स को वो उन्होंने प्रोडक्ट बनाना है उनको, उसमें 5% बेनिफिट होता है, मानो उसमें किसी का निप खराब हो गया है ना, किसी का कवर टूट गया, किसी का रिफिल ही बह रहा है, ऐसा, है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो 5% बेनिफिट है, तो टोटल कितने दिन में वो ऑर्डर कंप्लीट होगा? अब यहाँ पे टोटल 19,000 है, ठीक है, और 1,000 का क्वांटिटी बढ़ता है डेली, प्रोड्यूस होता है, 5% बेनिफिट है, तो यानी कि 1,000 का 5% निकालेंगे, 10% कितना होगा 1,000 का? 10% 100 होगा, तो 5% कितना होगा, डिवाइड बाय 2 50। अच्छा, ऐसे भी नहीं करना, तो 5/100 5% हो गया इंटू 1000। अब ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, और 5 इंटू 10 50, तो 50 अनफिट हो रहा है 1,000 पे, यानी कि इसको यहाँ माइनस कर दे 1,000 से -50, तो ये 950 हो गया, 950 पर डे, तो यानी कि 950 पर डे हमारा ऑर्डर कंप्लीशन के लिए आ रहा है माल, ठीक है, पेन्स आ रहे हैं। अब टोटल 19,000 है, 950 फिट है पर डे में, तो इसको डिवाइड कर दो 950 1900 अपॉन 1950, तो यानी कि 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे पहले, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 95 को 5 से डिवाइड किया तो 19 आता है, 1900 को 5 से डिवाइड किया तो 380 आता है, क्योंकि 5 3 50, 4 बचा, 408, 8 5 40 होता है, और फिर 0, तो 380 डिवाइड बाई 90। अब सबको पता है 19 इंटू 2 380 होता है, तो 2 हो गया, और एक 0 बचा ही था, तो यानी कि 20 डेज,
तो 20 days विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे अगेन पैसेज दिया हुआ है कि है ना, एक पैसेज दिया हुआ है, उस पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन से प्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि मतलब कारण है बायोमास को एज अ फ्यूल पावर जनरेशन, मतलब बायोमास मास को एक तरीके से ईंधन के रूप में यूज करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए, मतलब बिजली बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए बायोमास को ईंधन की तरह उपयोग लाने में इसमें से कौन कौन से मतलब कठिनाइयां आ रही हैं। लैक ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ बायोमास। अब यहाँ पे पढ़े, चैलेंज इज बायोमास रेसिड्यूज इज अ लॉन्ग टर्म रिलायबल सप्लाई। ठीक है, यानी कि ये एक कारण है, सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा। ओके, तो ये सही हो गया। बायोमास प्रोडक्शन कम्पीट्स विद फूड प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे दिया ही था कि एनर्जी क्रॉप्स इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली तो कम्पीट विद फूड प्रोडक्शन भी हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। फिर बायोमास एनर्जी, बायो एनर्जी मे नॉट ऑलवेज बी लो कार्बन ऑन लाइफ साइकिल बेसिस। अब यहाँ पे जैसे दिया था कि सम लिक्विड बायोफिल्स सच एज कॉर्न बेस्ड, मक्के का इथेनॉल, है ना, मक्के के ऊपर बेस्ड इथेनॉल, मक्के को यूज करके मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट में एग्रेवेट रादर देन एमिलियोरेट कार्बन एमिशंस ऑन ए लाइफ साइकिल बेसिस। तो यानी कि लाइफ साइकिल बेसिस वाला भी ऑप्शन में आ रहा है हमारा, तो यानी कि ये भी सी भी करेक्ट, 3 भी सही हो गया, यानी कि 1 2 3 ये करेक्ट हो गया। फिर ये दिया है कि इसमें से कौन सा फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मतलब फूड सिक्योरिटी का कारण बन सकता है बाद में। ठीक है, अब ये दिया है यूजिंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज एज फीड स्टॉक फॉर पावर जनरेशन। यहाँ पे कहीं नहीं दिया है ऐसा। ठीक है, फिर यूजिंग बायोमास फॉर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये भी नहीं दिया है यहाँ पे कहीं पे भी पूरे पैसेज में। ठीक है, प्रोमोटिंग द कल्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्रॉप्स, ये देखिए यहाँ पे एनर्जी क्रॉप्स इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली अनडिजायरेबल इम्पैक्ट ऑन फूड प्राइसेस। अब फूड प्राइसेस पे अनडिजायरेबल इम्पैक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो फूड सिक्योरिटी ऑब्वियसली विल बी अ प्रॉब्लम, है ना। लोगों को नहीं मिल पाएगी, पीपल वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट, और क्या पता उसके बाद कमी आ जाए तो होर्डिंग एंड ऑल सब होती है ना। तो सी विल बी द प्रमोटिंग द कल्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्रॉप्स। तो यानी कि ये एनर्जी क्रॉप्स को यदि हम कल्टिवेट करने का मतलब नहीं छोड़ा तो ये एक फूड प्राइसेस पे, फूड सिक्योरिटी पे एक प्रॉब्लम दे सकती है, यानी कि 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि ये 1 और 2 गलत हो गया, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक बायोमास को यूज करने में इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल को। ठीक है, मतलब उसका प्रॉपर्टी क्या है सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल को। बायोफ्यूल को लगातार, मतलब एक प्रोडक्शन को लगातार ही ऐसा प्रोड्यूस करने का, सस्टेन कर लेने का, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी है। बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन कुड मीट ऑल द प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय 2050। अब यहाँ पे पूरे पैसेज को पढ़ लें तो यहाँ पे 2050 का भी जिक्र नहीं है, फॉरगेट अबाउट। जैसे यहाँ पे है ना कि could increase nearly fourfold to around 150 to 2000 exajoules, almost a quarter of world primary energy in 2050। यानी कि सिर्फ क्वार्टर को मतलब कर पाएगा ये मैनेज। ठीक है, क्वार्टर यानी कि 1/4, यानी कि पूरे को मैनेज नहीं कर पाएगा, है ना, 1/4 को ही मैनेज कर पाएगा। तो ये 1 विल बी द इनकरेक्ट, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ओके, फिर बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन डज नॉट नेसेसरली डिसरप्ट फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस। अब ये सही है, क्योंकि यहाँ पे दिया था कि हाउएवर मैक्सिमम सस्टेनेबल टेक्निकल पोटेंशियल ऑफ बायोमास रिसोर्सेस विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस ranges from 80 to 170 exajoules by year by 2015। यानी कि फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस पे डिस्ट्रप्शन नहीं आने देगा, तो ये सही हो गया। Biomass as a fuel for power generation could help in achieving negative emissions given certain nascent technologies। nascent मतलब अभी बिल्ड हो रही है, अभी मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग फेज में है ना। एक बच्चा, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक काफी छोटा है अभी, है ना, अभी बड़ा होगा ऐसे। ठीक है, तो नेसेंट उसे बोलते हैं। नेसेंट मतलब अभी टेक्नोलॉजीज चल रही है, मतलब अभी स्टार्ट हुई है ऐसे। तो बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन कुड हेल्प इन अचीविंग नेगेटिव एमिशंस। तो बायोमास को यदि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, तो ये निगेटिव एमिशंस को कंट्रोल अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है, कुछ नेसेंट टेक्नोलॉजीज की वजह से, नेसेंट है अभी तो बाद में बढ़ेंगी भी। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया था कि
सम क्लाइमेट मॉडल्स, अब सम क्लाइमेट मॉडल्स मतलब क्या है, यहाँ पे सम क्लाइमेट मॉडल्स मतलब नेसेंट टेक्नोलॉजीज की ही बात हो रही है ना। एंड अनप्रूवन टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखो दिया भी है, टू अचीव निगेटिव एमिशंस टू बाय सम टाइम, है ना। तो यानी कि निगेटिव एमिशंस करेक्ट हो गया, तो ये भी यानी कि हो गया। सो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन कौन सा एजम्पशंस है, इनकी पैसेज को पढ़ के हम क्या क्या मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो सम क्लाइमेट एनर्जी मॉडल सजेस्ट दैट द यूज ऑफ बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन हेल्प्स इन मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो कुछ क्लाइमेट एनर्जी मॉडल्स ऐसे सजेस्ट करते हैं कि यदि बायोमास को एज अ ईंधन इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन मतलब लाइट वाइट को मतलब जनरेट करने के लिए, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मिटिगेट करने में यानी कि रोकने में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है, कुछ वाले, ठीक है। तो उसमें मददगार साबित हो सकता है। तो यहाँ पे दिया था ना कि होल्ड द प्रॉमिस ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन दैट इज हाई यील्डिंग, तो इससे तो कुछ मतलब है नहीं अपने को, पर एमिट लो लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि यदि लो लेवल ऑफ ग्रीन हाउसेस को एमिट करेगा यानी कि मिटिगेट तो करेगा ही, है ना, स्टिल इन R&D स्टेज, तो यानी कि ये करेक्ट हो गया। फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन विदाउट डिस्ट्रक्टिंग फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अगेन ये वाला जिसमें जो हमने ये वाला किया था ना यहाँ पे कि डज नॉट डिस्ट्रॉय, यहाँ पे तो करेक्ट कर दिया था ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं है, अब यहीं पे तो करेक्ट किया, ठीक है। तो यानी कि ये गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा भी तो है ना कि है ना यहाँ पे कि डिस्टर्ब करने में, है ना, विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस रेंजेस, तो यानी कि ये गलत हो गया, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये पैसेज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से लॉजिकल और क्रिटिकल इन्फ्रेंस क्या है, मतलब मोस्ट लॉजिकल ऐसे मतलब लॉजिकली ऐसा सोच पाए कि हाँ ठीक है, और क्रिटिकल इन द सेंस एक निगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस को दोनों को मिला के एक तरीके से उसका मेन जो सार है, उसका जो मेन मोटिव है उसको एक तरीके से देखने का। तो इन आवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वी हैव बिकम हेवीली डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स ओनली ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से नहीं, है ना। तो मिक्स ब्लेसिंग है एक तरीके से, यहाँ पे जैसे दिया था यदि यहाँ पे पढ़ लेते तो यानी कि ये तो गलत हो गया। मोनोक्रॉपिंग वास्ट फील्ड्स विद हाई यील्डिंग वैरायटीज इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये है ना, हेल्प बूस्ट यील्ड एंड मीट इमीडिएट हैंगर यील्ड, येट HYV varieties आर आल्सो जनरली वीकर क्रॉप्स, है ना। तो ये निगेट कर रहा है एक दूसरे को स्टेटमेंट को, यानी कि ये गलत हो गया, है ना। सो मोनोक्रॉपिंग विथ हायर वैरायटीज इज द ओनली वे टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू मिलियंस। अभी यहीं पे था कि है ना जेनेटिकली वीकर है ना, और ओके तो वीक है मतलब, ठीक है, तो इमीडिएट हंगर नीड्स को तो कर लेगा पर बाद में नहीं कर पाएगा लॉन्ग रन में। अब डी वाले में है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कैन पोज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, फूड सप्लाई एंड फूड सिक्योरिटी इन द लॉन्ग रन। यही तो दिया है कि वी एक्सीडेंटली पुट आवरसेल्व्स एट रिस्क फॉर फूड शॉर्टेज इन फ्यूचर, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, HYV सीड्स की वजह से, जेनेटिकली वीकर क्रॉप्स जो है, तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, एक क्लास में 11 बजे से लेके 2:27 PM तक क्लास चलती है, उसके बीच में 4 पीरियड्स होते हैं, यानी कि 4 इक्वल ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है, 4 बराबर टाइमिंग के पीरियड्स होते हैं, है ना। तो उसमें बेल तो बचती होगी, है ना, तो तभी ब्रेक्स का पता चलता है। तो यही पूछा है कि 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है उन्हें, ठीक है, पीरियड्स के बीच में 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। वैसे तो हमें मिलता नहीं था, है ना, कॉलेज स्कूल्स में ऐसा मिलता नहीं है यूजुअली, पर मिलता भी है तो टीचर्स ये कर देते हैं, पर यहाँ पे दिया है 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, ठीक है, मिलता है एक क्लास में। तो 11 to 2:27, यानी कि अब हम इसका टाइम डिफरेंस निकालेंगे, 2:27 - 11 यानी कि 2:27 से -11 करेंगे तो 3 घंटे मिल रहा है, 3 घंटे 27 मिनट, तो 3 घंटे 27 मिनट हम कर लेंगे। अब हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 × 60 180 + 27 180 + 27 207 मिनट्स, 260 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 5 मिनट के ब्रेक्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि पीरियड वन हुआ तो तब तो ब्रेक पहले नहीं मिलेगा ना, पीरियड 1 होने तो दो, ठीक है। तो पीरियड 1 होगा तो ब्रेक मिलेगा 5 मिनट का, ठीक है, ब्रेक मिला 5 मिनट का। फिर पीरियड 2 होगा, फिर वापस 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा क्योंकि 4 पीरियड है तो ब्रेक वापस मिलेगा 5 मिनट का। फिर पीरियड 3 होगा, है ना, फिर वापस 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर पीरियड 4 होगा। अब फिर ब्रेक थोड़ी मिलेगा, अब तो छुट्टी हो गई ना, घर पे जाओ, ठीक है। यानी कि टोटल कितने ब्रेक्स मिले, एक यहाँ पे 1 ब्रेक मिला, यहाँ पे 2 ब्रेक मिला और यहाँ पे 3 ब्रेक मिला, और ब्रेक सबको 5-5 मिनट के मिल रहे हैं,
यानी कि 5 3 जा 15, तो 15 मिनट्स का ब्रेक मिल रहा है। अब टोटल टाइम 207 मिनट्स है, 207 मिनट, तो 207 में से 15 माइनस कर दो, 207 माइनस 15, तो विच विल बी इक्वल टू 192, तो 192 मिनट हो रहे हैं क्लास के, ठीक है। तो यानी कि 192 मिनट हो गए। अब इसने बोला था कि 4 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसको ईच पीरियड को पता करने के लिए उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 192 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, तो 4 हो गया यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 2, तो यानी कि 32, 4 8 जा 32, यानी कि 48, तो ये सही जवाब हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना था, तो यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करते, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे 196 आता है, यहाँ पे 2 आता, फिर वापस से डिवाइड करो, ठीक है। अदरवाइज 4 का ही पीरियड कर लो, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है वैसे। तो 48 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 4 फ्रेंड्स है, 4 मित्र हैं, ठीक है। वो उनको ब्रिज क्रॉस करना है ना, मित्रता निभाने गए थे कहीं पे, है ना, ब्रिज पे, रिवर राफ्टिंग वगैरह कुछ करने, तो उन्हें ब्रिज क्रॉस करना है। वापस आ रहे हैं, रात हो गई है, यहाँ पे देखो रात हो गई है ना, उनके पास सिर्फ एक ही लैंप है और वो लैंप वापस रखना भी है। यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे दिया है कि हु रिटर्न्स द लैंप हैज टू क्रॉस द ब्रिज अगेन, यानी कि उसको लैंप को वापस भी रखना है। मतलब मानो कोई वहां पे लोकल मिल गया था, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ब्रिज क्रॉस करने में परेशानी होगी तो लैंप लेके जाओ और वापस कर देना, मतलब ठीक है। तो ये क्या है कि दो लोग एक टाइम पे दो ही लोग जा सकते हैं। नाइट है तो उनके पास एक ही लैंप है, और जो भी बंदे जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, ठीक है, कोई भी जा रहा है, जो भी लोग हैं जा रहे हैं, पर्सन यहाँ पे दिया है, तो उन्हें लैंप ले जाना जरूरी है। गिर गिर जाएंगे तो, है ना, तो लैंप ले जाना जरूरी है। तो एक पेयर जो है, यानी कि दो ही लोग जा सकते हैं, और पेयर जो है वो छोटे इंसान के, मतलब जो छोटा कम स्पीड वाला है, ठीक है, जो स्लोअर स्पीड में चलता है उसके स्पीड पे चलना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है ना, दोनों को जब साथ से ही जाना है, सपोज कर लो ना कि एक हाथ पकड़ के चलना है ना, रास्ता है उसको बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि गिर जाएंगे, मतलब ठीक है। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला जो जिसकी स्पीड तेज है वो तो भाग नहीं सकता, दोनों को साथ में ही चलना होगा लैंप लेके। तो जो कम स्पीड में भाग रहा है उसके साथ जाना है, और जो वापस आना है ना, तो फास्टर स्पीड वाला बंदा आएगा या बंदी आएगी जो तेज चल पाता है या पाती है, तो उसको लैंप लेके वापस आना है। तो ये दिया है कि ब्रिज क्रॉस करने में कितना समय लगेगा फाइनल। अब यहाँ पे दिया है कि 4 लोग थे ना, तो ए को 1 मिनट लगता है चलने में, क्रॉस करने में, एक तरीके से एक तरफ, बी को 2 मिनट लगते हैं, सी को 7 मिनट और डी को 10 मिनट। यानी कि ए सबसे कम टाइम लेता है 1 मिनट, डी सबसे ज्यादा टाइम मिलता है 10 मिनट। अब टोटल में अब 2 लोगों को साथ में जाना है ना, तो हम ए बी को साथ में ले लेते हैं। तो जब ए बी साथ में जाएंगे तो 2 मिनट में जाएंगे दोनों, है ना, क्योंकि बी की स्पीड 2 है और स्लोअर स्पीड से ही जा सकते हैं, तो 2 मिनट लेगा। और ए को वापस भी तो आना है ना लेके, तो ए वापस आता है तो 1 मिनट लगता है उसे, तो यानी कि 2 + 1 3 मिनट लग गए टोटल। अब ए और सी साथ में जाते हैं, है ना, मतलब डिफर भी कर सकते हैं, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया। तो ए और सी भी जाते हैं साथ में। अब ए सी साथ में जाते हैं तो 7 मिनट लेंगे, सी के स्पीड से चलेगा ए, है ना, तो 7 मिनट लेगा। अभी वापस भागता भागता आएगा, भागता भागता उसकी स्पीड ही 1 मिनट है, तो 1 मिनट में आ गया। तो टोटल कितना टाइम लगा, 7 + 1 8 मिनट लगा। फिर अब ए डी को लेके जाएगा, तो अब 10 मिनट लगेगा, क्योंकि डी की स्पीड 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स, और ए वापस आएगा 1 मिनट, तो 10 + 1 11 मिनट्स। तो यानी कि अब फिर वापस ए वापस भी तो आएगा ना, लैंप अब दे दिया इसने यहाँ पे 1 मिनट में, अब वापस भी तो जाना है ना, उसको भी तो घर जाना है भाई। तो 1 मिनट, अब कितना टाइम लगेगा टोटल, तो यानी कि ये 3 मिनट ऐड कर लो, ये 8 मिनट ऐड कर लो, ये 11 मिनट ये ऐड कर लो, और ये 1 मिनट ऐड कर लो, तो यानी कि 3 8 11 1, तो यानी कि 3 8 11 11 + 1 12, तो 11 + 12 23 मिनट्स। 23 मिनट्स कहीं पे ऑप्शन में है पहला वाला भी ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 30 किलोमीटर, मतलब समझो एक अलग अलग वेसल्स है ना, मतलब समझो ये ऐसे बना दिया, है ना, एक वेसल हो गया, ये 2 वेसल हो गया, है ना, और ये 3 वेसल हो गया। मतलब समझो नींबू पानी पीना है हमें, मीठा पानी, है ना, रस पीना है चीनी का, तो 30 ग्राम ऑफ चीनी है,
30 ग्राम है शुगर है, उसको हम 180 मिलीलीटर वाटर में मिलाते हैं, ठीक है। मानो 180 मिलीमीटर में मिलीलीटर में 30 ग्राम का शुगर मिलाते हैं, तो स्वीटनेस क्या होगा? तो टोटल हो जाएगा ना, मतलब जितनी चीनी है उसके डिवाइड में कितना मतलब शुगर पड़ा प्लस कितना पानी है, तो इसका ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले वेसल में तो 30 ग्राम है और ये 180 है, तो 30/30 प्लस 180 है ना, दोनों का तो ऐड करना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने में कितना परसेंट चीनी है उसमें। तो 30 हो गया और 30 प्लस 180 210। अब इसको 1/7 होता है, रहने दो यहाँ पे वैसे ही। फिर ये बी है 280 ml, 40 ग्राम शुगर है उसमें 280 ml, यानी कि 40 ml प्लस 40 ml प्लस डिवाइड बाई 40 ml प्लस 280। क्यों? हमें पता करना है ना चीनी कितनी है, तो चीनी जितनी है उसको डिवाइड कर देंगे चीनी जितनी है प्लस पानी से, वाटर से। तो 40/40 प्लस 280 विच विल इक्वल टू 40/320। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे ना 4 से, तो 0 0 कैंसिल है ना, 4 8 जा 32, तो 1/8 हो गया। इसको भी रहने दो। अब ये 20 ग्राम शुगर होता है 100 ml में, यानी कि 20/20 प्लस 100, यानी कि 20 शुगर अपॉन 20 शुगर प्लस 100 ml वाटर, यानी कि 20/180, यानी कि 1/6। अब यहाँ पे यदि एक लॉजिक भी लगाएं तो इससे पता चल सकता है कि सी जो है ना वो सबसे ज्यादा कंटेंट है शुगर का, और सबसे कम जो कंटेंट है वो 1/8 है, बी है। क्यों? क्योंकि 1/6 है, 1/7 है। सिंपल सी बात है ना, किसी के पास 6 में से 1 रुपया है, किसी के पास 8 में से 1 रुपया है, किसी के पास 7 में से 1 रुपया है, तो किसके पास सबसे कम रुपीज हुआ? 8 में से 1 ही हुआ ना, मतलब एज कम्पेयर टू। तो ये वाला करेक्ट हो गया। तो अब ये दिया है बी में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्वीटर देन डैट इन सी? नहीं, कम है ना, तो ये गलत हो गया। स्वीटर देन डैट इन है, ये भी गलत हो गया। एज स्वीट एज डैट इन है सी, इक्वल टू भी नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो लेस स्वीट देन डैट इन है सी, ये भी सही है, ये सही है। अब यहाँ पे किसी को डाउट होता तो यहाँ पे हम परसेंटेज भी निकाल सकते थे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इंटू 100 कर दो, है ना। तो 100/7 कर दोगे, तो सबको पता है 7 10 जा 70 होता है, तो 1 जो कर दो, फिर बचा 30, 30 में से 7 चौका 28, 7 4 जा 20 होता है 14। अब प्लस उसके बाद 2 आता है, तो उसके बाद करते रहो 0.3333 ऐड करना। पर यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है, ये मैथ्स का ऑप्शनल नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ना ही ऑप्शन में दिया है ऐसा कुछ कि 14.412 ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये हमें करना है। बी में भी वैसे ही 100/8 करके ऐसे निकाल लेंगे, सी में भी ऐसे। तो यानी कि ये डी वाला आंसर हमारा सही हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। एक चैरिटी एड है, जितने बच्चे हैं है ना उतने ही रुपए हैं। कुछ याद आ रहा है? हमने इसे रिपीट, मतलब एक पैटर्न रिपीट हुआ यहाँ पे। जितने बच्चे हैं उतने रुपए दिए उन्होंने। तो यानी कि रो कॉलम वाला याद है ना, हमने पेड़ वेड़ लगाए थे दो ऐसे पिछले वीडियोस में। तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 रुपए ओनली, 2 रुपए और दे देता है कोई, तो टोटल 443 हो जाता है, 440 हो जाता है, 443 हो जाता है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो हम इसको 443 में से माइनस कर देंगे 2, तभी हमें पता चलेगा कि जितने लोग थे उतने पैसे दिए जितने बच्चे थे। तो इसको माइनस कर देंगे, तो है ना 443 माइनस 2 441 हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने बच्चे थे उतने पैसे दिए, यानी कि 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 हो गया। मतलब 2 लोग थे तो 2 रुपए दिए, 3 रुपए, 3 लोग थे तो 3 रुपए दिए, 4 लोग थे 4 रुपए दिए। तो यानी कि जितने रुपए दिए तो उसको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है हमें, ठीक है। तो बराबर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई होगा। 10 बच्चे होंगे तो 10 10 रुपए देंगे। अब यहाँ पे 441 है। अब सबको पता है कि 20 का स्क्वायर 20 × 20 400 होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 441 हो जाता है, तो यानी कि हम इससे ज्यादा ही लेंगे। नहीं भी पता था तो 10 × 10 100 होता है, यानी कि काफी कम है। 15 × 15 225 होता है, 20 × 20 400 होता है, तो यानी कि इससे ऊपर जाएंगे। अब 21 × 21 करेंगे, मैनुअल मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है। नहीं तो पता भी होना चाहिए लोगों को, है ना, बेसिक स्क्वायर्स पता होने चाहिए क्या क्या स्क्वायर होता है। तो 441 21 का स्क्वायर है, तो यानी कि 21 बच्चे थे और 21 रुपीज दे रहे थे, ठीक है। और 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया तो 443 हो गया, नहीं तो 441 होता। तो यानी कि सी बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे नहीं भी मतलब इतना हमें करना होता ना तामझाम, हमें इतना मतलब समझो टाइम नहीं है, हमें 10 सेकंड ही है, ठीक है। तो क्या करना था, यहाँ पे 443 दिख गया ना, और 2 रुपए ही कम था ना 441।
तो 441, अब 12 का स्क्वायर तो पता ही है 144 होता है, तो ये कट हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 43 एंड 45 400, 41 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ये कट, इनकी बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अनीता के मैथमेटिक्स टेस्ट में 70 प्रॉब्लम्स है, 70 क्वेश्चन है, उसमें से 10 अर्थमेटिक के थे, 30 अलजेब्रा के थे, 30 ज्योमेट्री के थे। तो उसने 70% अर्थमेटिक के अटेंड कर दिए, यानी कि आप पता कर लो ना 70% अर्थमेटिक मतलब कितना। तो 70% ऑफ अर्थमेटिक इंटू 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 70% यानी कि 70/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन उसने अर्थमेटिक के अटेंड किए। अब यहाँ पे देखिए 40% अलजेब्रा के अटेंड किया उसने आंसर के, तो यानी कि 40/100 इंटू 30। अगेन यहाँ पे दोनों जीरो काट दो, है ना, ये दोनों जीरो डिनोमीटर न्यूमरेटर में काट दो, तो 4 3 12 हो जाते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन अटेंड किए। और इसमें अनीता ने 60 क्वेश्चन ज्योमेट्री के अटेंड कर लिए, तो यानी कि 60/100 इंटू 30, यानी कि अगेन यहाँ पे जीरो काटो, है ना, यहाँ पे जीरो जीरो काटो एंड यहाँ पे जीरो काटो, तो 6 3 18 हो गया, 18 हो गया। ओके, तो यानी कि टोटल क्वेश्चन इतने कितने आंसर कर लिए, 7 12 18, तो 12 7 19, 19 प्लस 18 37, 37 क्वेश्चन इसने अटेंड कर लिए 70 क्वेश्चन में से। अब यदि है ऐसे 60% से कम मार्क्स मिले और पास नहीं हो पाई है, यानी कि 60% पासिंग मार्क्स है, तो हमें पता करना है कि 60% होता कितना है। तो 60/100 कितने टोटल क्वेश्चन थे, 70 थे, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 7 6 42 होता है, यानी कि 42 क्वेश्चन। और इसने अटेंड किए थे 37 क्वेश्चन। पास होने के लिए और कितने सही क्वेश्चन चाहिए, सी वुड हैव टू आंसर करेक्टली। तो 42 माइनस 16 माइनस 37, तो 42 माइनस 37, तो 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 31 वाले में, एक क्लास है, 18 बहुत टॉल बॉयज है ना, लंबे हैं बच्चे बॉयज। यदि वो 3/4 होते हैं बॉयज, वो बॉयज के जो टॉल हैं वो 3/4 है ना, यानी कि शॉर्ट 1/4 है। और टोटल बॉयज जो है वो 2/3 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, तो गर्ल्स कितनी हुई। अब 18 बॉयज हैं, 3/4 हैं बॉयज के, तो 3/4 हैं, तो टोटल बॉयज कितने होंगे, इसको रिवर्स कर दो। 18 इंटू 4/3, 3 को 18 से डिवाइड कर दो, 18 को 3 से डिवाइड कर दो, 6 आता है, 6 4 या 24, यानी कि टोटल 24 बॉयज है। अब ये 2/3 है बॉयज टोटल स्टूडेंट्स की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3, तो टोटल क्लास की संख्या क्या होगी, तो इसको रिवर्स कर दो, 3/2 कर दो, तो 24 इंटू 3/2, यानी कि 2 कैंसिल कर दो यहाँ से, तो 12 आ जाता है, 12 इंटू 3 36, तो यानी कि 36 टोटल हो गया। अब 36 टोटल हो गए, 24 बॉयज हैं, अब गर्ल्स कितनी है, तो 36 माइनस 24 12 हो गया, है ना, तो 12 विद द करेक्ट आंसर, बी विल द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब इसमें दिया है कि 3 मतलब स्टेटमेंट्स दी गए हैं, उसमें से बोला है कि इसमें से कौन सा मतलब कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है इससे। ये दिया है या तो ए और बी सेम एज के हैं, या फिर ए बड़ा है बी से। हमने कर दिया ए या तो बड़ा सेम एज के है, या फिर ए बड़ा है बी से, या तो सी और डी दोनों सेम एज के हैं, या फिर डी बड़ा है सी से, यानी कि सी और डी या तो दोनों बराबर हैं, या फिर डी से सी से बड़ा है। फिर कहते हैं बी सी से बड़ा है, यानी कि बी सी से बड़ा है। अब इसको कंबाइन करें तो या तो हमें ये मिलेगा ए इक्वल टू ए मतलब बी से बराबर है, फिर सी डी से बराबर है ना, या फिर ये मिलेगा कि ए बी से बड़ा है और सी बराबर है डी के, या फिर ये मिलेगा कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है डी से और डी बड़ा है सी से। ठीक है, क्योंकि डी इज बड़ा, ये यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दी गई थी, या फिर, है ना, तो ये हो गया अपना। ओके, ए बी सी डी नहीं, यहाँ पे ये वाला नहीं दिया था ना कि सी बड़ा है किसी, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो ये हो गया, मतलब ये 2 पॉसिबिलिटीज निकल के 3 पॉसिबिलिटीज सामने आते हैं हमारे। ठीक है, ये तो इसमें से बोला है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही निकल के आता है, तो तीनों पॉसिबिलिटी यदि हम देखें, तीनों मतलब एंगल्स में, ए इज ओल्डर देन बी, नहीं, इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे ये वाले में, तो ये गलत हो गया। बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, नहीं, यहाँ पे दिया है ना कि बी सी से बड़ा है हमेशा, और यहाँ पे दिया था कि डी बड़ा है सी से या फिर बराबर भी हो सकता है, तो ये कैसे हुआ गलत।
डी इज ओल्डर देन सी, अगेन यही डी इज ओल्डर देन सी एक कंडीशन था, लेकिन ये भी तो दिया था ना दूसरा वाला कि सी इज इक्वल टू डी, मतलब सी डी सेम एज के भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर ए इज ओल्डर देन सी, बिल्कुल ए इज ओल्डर देन सी, यस ए इज ओल्डर देन सी, यस ए इज ओल्डर देन सी, यस। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए यदि ओल्डर है तो, ए बड़ा है सी से, तो 32 में डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यदि यहाँ मंथली एवरेज सैलरी है जो ना सारे एम्प्लॉयज को, वो 5,000 है, 5,000 एम्प्लॉयज है मंथली के, तो मान लेते हैं ना कि टोटल 100 एम्प्लॉयज है, ऐसे मान लो, तो एवरेज है 5,000, तो मंथली कितनी होगी, मतलब टोटल कितनी होगी, 5,000 इंटू 100, तो है ना, तो 5 lakhs हो जाएगी ये। तो टोटल नंबर ऑफ मेन, ये फीमेल और मेन एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकाल गई। तो मान लो यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ मेन है वो m है, और फीमेल हो गई 100 माइनस m, क्योंकि 100 टोटल है, 100 माइनस m तो फीमेल ही होंगी। अब एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, यहाँ पे दिया है कि 5200 m, यानी कि एवरेज सैलरी जो मेल की है वो 5200 है, यानी कि 5200 इंटू m कर देंगे, प्लस 4200 फीमेल की, यानी कि 4200 इंटू 100 फीमेल। अब फीमेल का हमने पता किया यहाँ पे 100 माइनस m हो रहा है, तो 14 इंटू 100 माइनस m, यहाँ पे टोटल क्या 5 lakhs हमने किया था, तो टोटल विल बी 5 lakhs। ओके, 100 इंटू 5,000 तो 5 lakhs। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे 5200 m प्लस 4,20,000, इसको एक्सपैंड करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4,20,000 हो गया, माइनस 4200 m, यानी कि 4200 इंटू m, तो माइनस 4200 m, ये 5 lakhs के बराबर है, तो यानी कि 5,200 माइनस 4,200, तो ये 1,100 हो जाएगा, 1,000 m हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम 4,20,000 को लेके आएंगे तो माइनस करेंगे तो 80,000 होता है ना। अब ये तीन डिजिट्स को हम यदि 3 डिजिट से कैंसिल कर दें तो m इज इक्वल टू कितना बचता है, m तो रहेगा, कटेगा नहीं m यहाँ पर, ठीक है, m यहाँ पे गलती से काटे, m इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो m विल बी द 80। लेकिन हमने एम्प्लॉय माना था 100, तभी मेल जो है वो 80 आ रहा है, तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय विल बी इक्वल टू, परसेंटेज निकालना है तो 80 अपॉन 100 इंटू 100%, तो 80% हो जाएगा, तो यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो इसमें दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें से कौन सा बॉक्स है वो गोल्फ बॉल कंटेन करता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पेंटेड येलो है, पेंट कौन सा कलर का है, और कौन से कलर का बॉक्स है, यानी कि पोजीशन से तो कोई मतलब है नहीं, जैसे कि यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया ना लेफ्ट टू राइट अरेंज किया है, तो हमें पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, इसको इरेलेवेंट मान देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है, पर इसको इरेलेवेंट मान देना है, ठीक है। तो ये दिया है ABCDEF, 6 डिफरेंट कलर से पेंट की गई है ना, और हर बॉल में, हर बॉक्स में अलग अलग गेम्स के कोई ना कोई बॉल रखे गए हैं, क्रिकेट हॉकी वगैरह वगैरह, ठीक है। गोल्फ में ना वो वायलेट बॉक्स में रखी गई है, यानी कि गोल्फ जो है वो वायलेट मान लेते हैं, और ये डी में नहीं है, ये यहाँ पे देखो गोल्फ में ना वो वायलेट मान लेते हैं, वायलेट में है, और वो डी में नहीं है, डी में नहीं है तो ABCEF में हो सकती है। अब यहाँ पे दिया है बॉक्स ए जो है वो टेनिस बॉल करता है और टेनिस बॉल है गोल बॉक्स ए में, और वो ऑरेंज में है, तो यानी कि ए में टेनिस बॉल है और ये ऑरेंज में है, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं, ये ऑरेंज में है, यानी कि ये सही हो गया। अब यहाँ पे दिया है हॉकी बॉल डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं है, यानी कि हॉकी बॉल डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं है, ठीक है, नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स ई। अब यहाँ पे है कि बॉक्स सी जो है उसमें क्रिकेट बॉल है और ग्रीन पेंट किया है, यानी कि सी जो है वो क्रिकेट में है एंड ग्रीन पेंट किया है, ठीक है। हॉकी बॉल ना तो ब्लू है ना येलो वाले में है, तो ब्लू और येलो वाले में नहीं है हॉकी, ठीक है, और डी ई में भी नहीं था हॉकी। ओके, तो यानी कि डी और ई और ब्लू और हॉकी येलो, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सी वाला है वो बॉक्स बी के बाद में है, तो अब इसका कुछ मतलब बनता नहीं है,
बॉक्स बी में वॉलीबॉल है, तो यानी कि बॉक्स बी में वॉलीबॉल है, ये भी मान लिया हमने। बॉक्स बी कंटेनिंग हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल। ठीक है, गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल को जो बॉक्स कंटेन करता है, ठीक है, उसके बीच में है, बॉक्स बी में वॉलीबॉल है, और जो बॉक्स हॉकी बॉल है जिस बॉक्स में, वो गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में है, यानी कि गोल्फ बॉल है ना, और वॉलीबॉल के बीच में है बी। ठीक है, तो अब यहां पे दिया था कि जो इज नाइदर इन द, यहाँ पे फिफ्थ बॉक्स सी जो है वो राइट है, फिफ्थ फ्रॉम राइट, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 है यहाँ पे राइट में, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ है राइट से, यानी कि ये हो गया सी। और ये बॉक्स बी के नेक्स्ट में है, यानी कि यहाँ पे बॉक्स बी हो सकता है और यहाँ पे भी बॉक्स बी हो सकता है। ठीक है, बॉक्स बी वॉलीबॉल कंटेन करता है, हाँ ठीक है, और हॉकी बॉल जो है वो गोल्फ बॉल और वॉलीबॉल के बीच में है। गोल्फ बॉल वाला जो जहाँ पे था कि ये डी में नहीं है। ठीक है, जो ए वाला है वो ऑरेंज है और राइट में नहीं है, ये एक्सट्रीम राइट में है, यानी कि ये ए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, ओके। फिर दिया था, अब हॉकी का यहाँ पे दिया था ना कि डी में नहीं है और ई में नहीं है। अब बी सी हो ही गया, ए हो ही गया, है ना, बचा क्या, ए बी सी हो गया, डी ई एफ बचा है। तो डी ई में दिया नहीं था, तो यानी कि एफ में होगा हॉकी बॉल, है ना, तो यहाँ पे एफ में हॉकी कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब बचता एक ही गेम है और एक ही खेल भी है, तो फुटबॉल हो गया, है ना, तो ये हो गया सही। तो अब पूछ रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेंट्स, ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेंट्स, अब ये बी है ना, बी वाले में था, तो बी और ई के बीच में था ना ये, यहाँ पे दिया था कि गोल्फ बॉल जो है और वॉलीबॉल के बीच में है हॉकी बॉल, तो बी जो है यहाँ पे है, और हॉकी हमने हॉकी एफ को कर लिया, और वॉली बी है, गोल्फ ई है, तो यानी कि ये यहाँ पे, अब यहाँ इधर तो जाएगा नहीं ना, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और एफ यहाँ पे हो जाएगा, और बी यहाँ पे हो ही जाएगा, ए बी सी डी, तो यहाँ पे डी होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स द गोल्फ बॉल। अब हमने पूरा जब सॉल्व किया तो ये पाया कि सी ई जो है ये गोल्फ बॉल में है, ई गोल्फ वायलेट, तो यानी कि ई हो गया सही। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इफ डी इज पेंटेड येलो। डी तो दिया ही नहीं था, डी यहाँ पे ब्लू और येलो यहाँ पे दिया था ना, कि नहीं है मतलब इसमें से, तो डी येलो भी हो सकता है या ब्लू भी हो सकता है, बी वैसे ही ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, तो नहीं नहीं इसमें मतलब कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया। फिर एफ इज पेंटेड इंडिगो, बिल्कुल एफ इज पेंटेड इंडिगो, ठीक है, यही कलर बचा था यहाँ पे, है ना, तो ये सही हो गया। अब अगेन बी इज पेंटेड ब्लू, अगेन वहां पे 50-50 यही वाला फॉर्मूला है, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि ये सी गलत हो गया, है ना, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर फुटबॉल कौन से बॉक्स में कलर में है, फुटबॉल डी। अब यहाँ पे दिया था ना कि दो ही कलर बचे हैं, ब्लू और येलो, तो फुटबॉल में येलो कलर में भी हो सकता है, ब्लू में भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ कंफर्म है नहीं, तो ये दोनों ही मतलब गलत हो गए, येलो भी होगा ही नहीं, क्योंकि येलो तो ऑलरेडी मतलब, है ना, ब्लू और येलो भी नहीं होगा, इंडिगो तो होगा ही नहीं, इंडिगो भी एफ है हॉकी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज डाटा इज इनएक्यूरेट। कुछ यहाँ पर दिया होता ना कि है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि ब्लू येलो वगैरह, तो हम कर सकते थे, पर चूंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो डाटा इनसफिशियंट। फिर 37 क्वेश्चन, दो नंबर से एक्स एंड वाई, वो 20% और 28% कम है एज कम्पेयर टू लेस थर्ड देन जेड, तो जेड से 20% और 28% कम है एक्स और वाई, तो वाई कितने परसेंट कम है एक्स से, ऐसा पूछा। मान लेते हैं अगेन यहाँ पे कि जेड जो है वो 100 है, एक्स 20% कम है, तो यानी कि एक्स को 20% कम मान लेते हैं,
ठीक है, तो क्या होगा 100 इंटू 100 - 20, क्योंकि 20% कम है अपॉन 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो 100 इंटू 80 अपॉन 100, तो 100 कैंसिल, तो 80, तो यानी कि x इक्वल टू 80 है ना। फिर y 28% लेस है, तो z 10 है, 100 है, तो 100 इंटू 100 - 28 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज माइनस निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 72 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, तो 72 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब 72 यहाँ पे हो गया इसका। अब ये पूछ रहा है कि y x से कितना कम है, तो यानी कि इसको इससे माइनस करना है और उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि 80 - 72 अपॉन 80, तो 80 - 72 8 होता है, 80 82 अपॉन 80, तो 8 अपॉन 80 1 अपॉन 10 है ना, इंटू 100 करो, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाए वहां पे बचेगा, तो 10% हो जाएगा, ठीक है, तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये दिया है कि ट्रेन इंट्रोड्यूस करी जानी है स्टेशन ए स्टेशन बी में, मानो ये स्टेशन बी ए है और ये स्टेशन बी है, तो ट्रेन स्टेब्लिश करी जा रही है, वो ए से गाड़ी चलती है 6 बजे और जर्नी 42 घंटे लग जाती है, सेम टाइम पे बी से भी शुरू होती है ट्रेन, तो यानी सपोज ये ट्रेन जा रही है तो ये 24 घंटे हो गए है ना, फिर यहाँ पे इसमें भी ट्रैवल करेगी 24, यहाँ पे 36, यहाँ पे 42, मतलब यहाँ पे पहुंचेगी बी पे, इतने टाइम में बी पे पहुंच जाएगी ये ट्रेन। वैसे ही यहाँ पे भी ये यहाँ से चलेगी है ना, और ये यहाँ से चलेगी, मतलब तो ये समझो ये यहाँ पे पहुंचेगी बी, यानी कि स्टेशन पे नहीं पहुंच रही है दिन कंप्लीट होने होने, ताकि वो वापस से चल सके। ये शटल सर्विस है, यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेन चलती रहनी चाहिए है ना एक स्टेशन पे रहनी चाहिए उस ड्यूरेशन में, तो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि एक हमें और ट्रेन जोड़नी पड़ेगी, ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया, अब यहाँ पे आई नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं आई थी, तब तक हमने एक और स्टार्ट करा, तो ये समझो 6 घंटे और लगा के पहुंच गई, ये भी 6 घंटे में पहुंच गई, अब ये 42 घंटे में पहुंच रही है, तो ये 42 घंटे में पहुंच रही है, ये 42 घंटे में पहुंच रही है, उसके पहले ये यहाँ तक रास्ते में है, तब तक ये यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो गई वापस, और ये बी वाली जो ट्रेन ए में आई थी वो स्टार्ट हो गई, और ए वाली ट्रेन बी में आई थी वो स्टार्ट हो गई, यानी कि टोटल 4 ट्रेन लगेंगी इस शटल सर्विस को स्टार्ट करने में। एक तरीके से मान लो एग्जांपल कि मेट्रो चल रही है, मेट्रो को वो चलते ही रहना है ना, 2 लाइन से वो एक जानी है, तो एक अभी पहुंच नहीं रही, यहाँ तक है, ठीक है, और ये यहाँ से निकली है यहाँ तक है, तो तब तक ये यहाँ से इन लोगों ने एक लगा दी, ये यहाँ पे लगा दी, ताकि ये जब तक यहाँ पे पहुंचे तो ये रास्ते में रहे और फिर ये निकल जाए, ठीक है, तो ये यहाँ से निकले तब तक ये यहाँ पे पहुंचे, और ये रास्ते में पहुंचे उससे पहले ये यहाँ पे पहुंच जाए, तो यानी कि ये सी विल बी द करेक्ट आंसर, 4 ट्रेन लगेंगी शटल सर्विस को मेंटेन करने में। अब ये दिया है कि पीस ऑफ थिन टिन, एक टिन है उसका पीस है, वो रेक्टेंगल फॉर्म करता है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का, और उसको क्लोज क्यूब बना दिया गया, तो क्यूब का साइज क्या होगा, साइड क्या होगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे पता करने के लिए कि टोटल कितना एरिया कितना है, तभी तो कर पाएंगे, तो पता है लेंथ इंटू ब्रेथ उसका फॉर्मूला आता है विथ वगैरह है ना, तो 12 इंटू 8 96, सो 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, तो लेकिन ये भी सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बराबर होता है, अभी एक फॉर्मूला है इसको याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो फिर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब, तो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू साइड, ठीक है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, अब ये इक्वल टू है तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे ना यहाँ पे, तभी साइड स्क्वायर मिलेगा, तो 12 इंटू 8 96 था, 96 डिवाइड बाई 6 करेंगे है ना, तो 96 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 16 आता है, क्योंकि 6 10 जा 60 और 6 6 जा 36, तो 60 प्लस 36 96 आता है, तो यहाँ पे 36 हो गया, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है ना, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओके, तो अब एक साइड का स्क्वायर कितना है इसको रहने दो, ठीक है, एक साइड का स्क्वायर कितना है ना, तो यहाँ पे 16 है, तो ये नहीं होगा, साइड स्क्वायर होगा लेकिन ये नहीं होगा, ये स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है, तो 16 स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 होता है, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, तो 4 इंटू 4 चाहिए, 4 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16,
तो 16 हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस, एक 5 क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करने के लिए और 2 चॉइसेस हैं, यानी कि 2 चॉइसेस है 5 क्वेश्चंस। तो दिया है कि 2 कैंडिडेट्स को है ना पांचों क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं, वो आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि टू 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 ट्री टू टू ट्रू 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 फॉल्स 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 कर देने का। ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो तो इसको करने के लिए टोटल कैंडिडेट्स कितने होने चाहिए, है ना। नो टू कैंडिडेट्स हैव गिवन द आंसर्स टू द 5 क्वेश्चंस इन आइडेंटिकल सीक्वेंस, मतलब सेम कुछ ना कुछ तो इन्होंने मिसप्लेस किया हो, मतलब कुछ फॉल्स किया हो, ट्रू किया हो, कुछ गलत किया हो, मतलब सबके आंसर सेम नहीं होनी चाहिए। गलत भी हो तो सबके आंसर सेम नहीं होने चाहिए। तो कितने कैंडिडेट्स होने चाहिए टोटल। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और 2 चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज उतने होते हैं जितने की, ये भी एक फॉर्मूला है यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो जितने नंबर ऑफ वेज होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ वेज से इसका स्क्वायर टू द नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो 2 वेज है और 5 क्वेश्चन है, यानी कि 2:5 हो जाएगा, है ना, 2:5। तो 2:5 और कुछ नहीं होता, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 5 बार होता है। तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, यहाँ पे 2 2 = 4, 8 4 = 32, तो 32। तो मैक्सिमम रिक्वायर्ड कैंडिडेट जो हो गए, जितने कैंडिडेट्स चाहिए आइडेंटिकल सीक्वेंस ना होने के लिए, ठीक है, तो वो 32 हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वाले वीडियो में हम 41 to 80 का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।